Hello everyone, today we are going to learn about the Sultanate period, class 7, chapter 3, history. And in previous video we have learned up to the Khilji dynasty, expansion of the empire. Now we will be learning about the economics taken by the Alauddin Khilji. So अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक मेज़र, कैसे कैसे इकोनॉमिक मेज़र थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। तो फर्स्ट है, उसने ऑर्डर किया एक्चुअली लैंड कल्टीवेशन के अंडर जो थे उनको मेज़रमेंट करने का, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उनके फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी में बांटा गया। खराज जो था, लैंड टैक्स थी, उसको फिर उसी के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया था। To get more money, Alauddin raised the land tax in the Doab region. तो ज़्यादा मनी के लिए उसने दोआब रीजन में लैंड टैक्स का इंक्रीज कर दिया, लैंड टैक्स को इंक्रीज कर दिया। और ये जो लैंड टैक्स, दोआब रीजन किसे कहते हैं? द फर्टाइल लैंड बिटवीन द लैंड एंड द यमुना, उसको दोआब रीजन बोलते हैं। और इसमें पीजेंट को जो था अपने प्रोड्यूस का 1/2 देना पड़ता था। लेकिन एट द सेम टाइम उसने ये भी मेक श्योर किया कि जो पीजेंट हैं उनको ज़्यादा बर्डन ना हो, और इसके लिए उसने नॉबल्स पर भी चेक लगाया, ठीक है। और ये भी ध्यान दिया, ये भी मेक श्योर किया कि वो एडिशनल टैक्स ना वसूल करें पीजेंट से। To keep a check on his officers and to discourage corruption, Alauddin also introduced a system of getting the account of his officer audited. तो इस ये करप्शन ना बढ़े और ऑफिसर्स को भी कंट्रोल में रहें, इसके लिए अलाउद्दीन ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसके अंतर्गत ऑफिसर्स के जो भी अकाउंट थे उसको ऑडिट किया जाता था। दिस सिस्टम वॉज लेटर फॉलोड बाई शेर शाह एंड अकबर, और ये सिस्टम जो था ये सिस्टम जो थी बाद में शेर शाह एंड अकबर के द्वारा भी फॉलो की गई। अब इसमें हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सारी एसेंशियल चीज़ों की दाम को कम कर दिया था, और शॉपकीपर को भी ये कहा जाता था कि वो अपने प्राइस को, अपने रेट को फिक्स्ड रखें। और एट द सेम टाइम उसने कई ऑफिसर भी अपॉइंट किए थे ताकि वो चेक लगाएं शॉप ऑनर को, और ये मेक श्योर करें कि वो फिक्स्ड ही रेट रखे, वो रेट बढ़ाए नहीं और वो चीटिंग ना करे वेट के साथ। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता तो उन्हें सीवियरली पनिश किया जाता था। और ये जो आइडिया थी मेकिंग गुड्स चीपर, इसलिए क्योंकि वो चाहते था कि वो अपनी जो बड़ी सी आर्मी थी उसको मेंटेन कर पाए, और उनको इस वजह से कम पैसे देता था और कम सैलरी देता था। और वो चाहता था कि वो कम सैलरी में भी अच्छे से, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी वो अच्छे से अपने लाइफ को, अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मेड मैनी पीपल पुअर। तो इस तरह से कहा जाता है कि इस तरह की जो पॉलिसीज थी ये बहुत सारे लोगों को पुअर बना देती हैं, गरीब बना देती हैं। अकॉर्डिंग टू बराने, नो गोल्ड, सिल्वर, टंकार, जिंदाल और सुपरफ्लस कमोडिटी विच वर द काउज ऑफ रिबेलियन वेयर टू बी फाउंड इन द हाउस ऑफ हिंदूज। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टंकार, जिंदाल्स, ये सारी जो लग्जरियस चीज़ें हैं ये किसी के घर में, स्पेशली हिंदू के घर में भी नहीं पाई जाती थी उस वक्त, क्योंकि ये रिबेल का उसका मानना था कि ये रिबेल का भी काउज हो सकता है, वो पावरफुल हो सकते हैं और इस वजह से वो रिबेल भी कर सकते हैं। इस वजह से उसने अलाउ नहीं किया था कि लग्जरी आइटम्स को अपने घर में रखा जाए, और बहुत जगहों पे तो ऐसा लोगों को भी ये अलाउ नहीं था कि वो पान भी चबा सकें, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे देखते हैं रिफॉर्म्स इन द आर्मी, कैसे कैसे चेंजेस उसने लाया, कैसा कैसा रिफॉर्म्स किया आर्मी के अंदर। तो द रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन मेड मोर मनी अवेलेबल टू हिम। तो ये जो बहुत काफ़ी रिफॉर्म्स उसने किए जिसके वजह से वो काफ़ी उसके पास मनी हो गई थी। He was able to maintain a large standing army. He paid his soldier in cash. He started branding the horses to prevent the substitution of good horse by the inferior ones. तो उसने क्या किया कि अपनी
सो काफ़ी रिफॉर्म्स किए उसने, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मनी गैदर हो गई थी और जिसकी वजह से वो अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को भी मेंटेन कर पाता था। उसने अपने सोल्जर को कैश में देना स्टार्ट कर दिया था, पे करना स्टार्ट कर दिया था। उसने हॉर्सेस को भी ब्रांडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें उसको दाग लगाया जाता था और जिसकी वजह से जो भी अच्छे क्वालिटी के जो हॉर्सेस हैं उनको इंफीरियर वन से बदला ना जा सके। उसने डिस्क्रिप्शन में लिखवाया, सोल्जर के डिस्क्रिप्शन लिखवाया करता था जिसका नाम होता था चेहरा, जिसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन रहती थी। ओके, spies were posted in different part of the empire to keep the sultan informed of all the development। तो बहुत सारे स्पाइस भी, जासूस भी पोस्ट किए जाते थे कई अपने उसके एम्पायर में, ताकि उसको सुल्तान को अपने राज्य में क्या हो रहा है, उसके राज्य के डेवलपमेंट के बारे में पता हो सके। मैनी ऑफ दीज मेजर्स वेर लेटर फॉलोड बाई शेर शाह एंड अकबर। तो इस तरह के जो मेजर्स उसने अपनाए थे ये बाद में शेर शाह और अकबर भी इसे फॉलो करते हैं। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। द लास्ट खिलजी रूलर वॉज द खुसरो मलिक। गयासुद्दीन डिफीटेड हिम एंड स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी। तो उसके मरने के बाद बहुत सारे बैटल्स हुए, बहुत सारे वॉर ऑफ सक्सेशन हुए, गद्दी के लिए लड़ाइयाँ हुई, जिसमें लास्ट में खिलजी डायनेस्टी का रूलर होता है खुसरो मलिक। लेकिन बाद में गयासुद्दीन तुगलक इन्हें डिफीट करते हैं और बाद में वो अपनी तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फॉर क्लोज टू 100 ईयर। तो तुगलक डायनेस्टी लगभग 100 सालों तक इसने राज किया, तुगलक डायनेस्टी ने, और उसमें से दो पावरफुल सुल्तान उभर के आए जो थे मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने ये पहला रूलर था, पहला सुल्तान था, एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1320 टू 1325। ठीक है, उसने बहुत सारे रिबेलियन को भी सप्रेस किया, अपनी एम्पायर को, अपने सल्तनत को स्ट्रेंथ किया। और उसके बाद क्या होता है कि इनके सन जो थे, जिनका नाम था जौना खान, उसके बाद वो राजा बनता है, वो रूलर बनता है और उसके बाद वो अपना एक टाइटल नेम रखता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। ही रूल फ्रॉम 1325 टू 1351। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ही वॉज वेरी पावरफुल रूलर। और इब्न बतूता लिखते हैं कि उसने जो रूल किया था वो बहुत ही पावरफुल था एक्चुअली, और उसके पास बहुत सारे ब्राइट स्कीम, आइडियाज़ और प्लान्स होते थे, लेकिन वो फेल हो जाया करते थे। और उसका रीज़न ये देते हैं कि लोग जो थे, कॉमन जो पीपल थे, उनके समझ पाना के बाहर की बात थी उस वक्त, तो इस वजह से उसके आइडियाज़ जो थे जो फेल हो गए। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ थे जो उसका फेल हो चुका था। तो फर्स्ट था द टैक्सेशन इन द दुआब। तो उसने क्या किया कि जो दुआब रीजन था, जो फर्टाइल लैंड होती थी उस वक्त, उसने वहाँ पर रेज कर दिया लैंड टैक्स। लेकिन जो टाइमिंग थी, इट वॉज नॉट गुड टाइमिंग, बिकॉज द people were affected from the feminine से affected थे during that time। तो क्या हुआ कि पीजेंट थे, जो फार्मर थे, वो अपने लैंड को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और वो कुछ लोगों ने रिवोल्ट भी किया। अल्टीमेटली सुल्तान को वो ऑर्डर अपना वापस लेना पड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं शिफ्ट ऑफ कैपिटल। अब शिफ्ट उसने किया कैपिटल का, जो कि उसने किया 1327 में। तुगलक जो था, उसने डिसाइड किया कि वो शिफ्ट करेगा दिल्ली को, अपने एम्पायर को, फ्रॉम दिल्ली टू देवागढ़ी, जिसने बाद में उसका नाम बदल कर रख दिया दौलताबाद। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन हैं जो बिलीव करते हैं कि वो उसका 2 रीज़न था जिसकी वजह से वो चेंज किया था, वो शिफ्ट किया था फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। वो क्या रीज़न थे? तो वो पहला, लोग ये हिस्टोरियन ये बिलीव करते हैं कि वो पहला रीज़न था कि सुल्तान को ऐसा लगा कि वो दौलताबाद जो है वो एक्चुअली इट वॉज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ हिज एम्पायर। तो उसने सोचा कि वो सेंटर से अपने एम्पायर को अच्छे तरह से कंट्रोल और एडमिनिस्टर कर पाएगा।
सेकेंड क्या था कि जो दिल्ली था इट वाज क्लोज टू द इट वाज अंडर द थ्रेट ऑफ मंगोल, तो हमेशा अटैक करते रहते थे मंगोल दिल्ली को। तो उसे ऐसा लगा कि दौलताबाद वुड बी द सेफ फॉर हिम फ्रॉम द मंगोल। तो अब इसके वजह से उसने क्या किया कि जितनी भी सारी उसकी पॉपुलेशन थी दिल्ली में, उसने बोला कि वो शिफ्ट कर जाए फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। लेकिन जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, वो अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें किंग का वजह से लोग उसके ऑर्डर को मान लेते हैं। लेकिन सून सुल्तान को ये रियलाइज्ड होता है कि इट वाज अ मिस्टेक। एक्चुअली उसको नॉर्दर्न फ्रंटियर पर चेक लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इट वाज द एंट्री पॉइंट। ठीक है, इट वॉज द एंट्री पॉइंट, तो उस वहां से उस पे चेक नहीं लगा पा रहा था। इस वजह से उसको रियलाइज हुआ कि दिल्ली वुड बी द राइट प्लेस। तो फिर उसने ऑर्डर किया कि वो सभी रीशिफ्ट हो जाए फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। तो ये भी एक फेल रहा। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए टोकन करेंसी। अब हम क्या देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि टोकन करेंसी जो इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या था। तो इन 1329 मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ टोकन करेंसी। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में सिल्वर का शॉर्टेज हो गया था, तो उसने एक टोकन करेंसी का इंट्रोड्यूस किया जो था ब्रास से बनी या कॉपर से बनी हुई, जिसमें डे टू डे यूज के लिए वो बहुत ही अच्छी होती। तो इस वजह से उसने ये सोच के डिसाइड किया कि सिल्वर के बदले वो क्या करेगा, तो वो ब्रास एंड कॉपर की करेंसी चलाएगा, जिसका वैल्यू होगा सेम एज प्योर सिल्वर कॉइन। और इसको फर्दर भी एक्सचेंज किया जा सकता था फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो कॉइन जो था ये बहुत ही सिंपल डिजाइन की थी, और इस वजह से लोग जो थे, कॉमन पीपल थे या क्राफ्ट पीपल थे, वो इसे इजीली कॉपी कर पा रहे थे। ब्रास और कॉपर जो था वो इजीली और चीपर था देन सिल्वर। और वो तो क्या करने लगे लोग कि बल्क में खरीद कर वो मिंटिंग करने लगे कॉइन को अपने घर पर, और इस वजह से मार्केट में बहुत सारी फेक करेंसी चलने लगी। ठीक है, और मनी का जो वैल्यू था वो लॉस्ट हो गया, मनी की वैल्यू गिर गई, और इस वजह से ट्रेड भी बहुत सफर हुआ, क्योंकि जो फॉरेनर मर्चेंट या ट्रेडर्स थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे जो फेक करेंसी चल रही थी मार्केट में। तो लास्ट में सुल्तान को ये एक्सपेरिमेंट सून विड्रॉ करना पड़ा। बरानी लिखते हैं कि ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन इतने हो गए थे कि ऐसा लगता था कि तुगलकाबाद में माउंटेन हो गया है ब्रॉन्ज और कॉइन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कराचिल एक्सपेंडिशन। सो टू सिक्योर द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू द कांगड़ा रीजन। तो अब नॉर्दर्न फ्रंटियर को सिक्योर करने, ये नॉर्दर्न फ्रंटियर है, इसको सिक्योर करने के लिए तो उसने अपनी आर्मी कहाँ भेजी, कांगड़ा रीजन में भेजी, जो कि मॉडर्न है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको अपने राज्य में मिलाने के बाद उनकी आर्मी बढ़ती है कहाँ, तो तिब्बत की तरफ, लेकिन वहां पर उनको बहुत ही सीवियर कैजुअलिटी का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक फेल्ड वन रहता है। अब हम पढ़ेंगे खुरासन एक्सपेंडिशन। ये खुरासन एक्सपेंडिशन क्या है, तो एक्सपैंड द एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू कंकर खुरासन इन सेंट्रल एशिया। अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि वो किसको जीतेंगे, वो सेंट्रल एशिया के खुरासन को जीतेंगे। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, बहुत सारे उसके लिए उन्हें एक स्टैंडिंग और अच्छी आर्मी चाहिए थी। तो अपनी बड़ी आर्मी के लिए उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया, किस पर, वेपन एंड वॉर सप्लाई पर। और सोल्जर भी जो थे उनको भी 1 साल की सैलरी दी जाती थी एज अ इंसेंटिव। लेकिन एक्सपेंडिशन जो था इसको विड्रॉ कर दिया गया, जर्नी जो थी उसको रोक दिया गया जाने से पहले, क्योंकि उन्हें बाद में ऐसा लगा कि जो उनकी जो आर्मी है वो दूसरे लैंड पर वो डिफिकल्टी का सामना कर सकते हैं।
तो इसलिए उन्होंने जो भी रिक्रूट किया था सोल्जर को, उसका डिसमिस कर दिया, डिसबैंड कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक जो थी ये भी फेल हो जाती है। ये भी जो इनका स्कीम था ये भी फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक बिकम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ स्कीम, और इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही अनपॉपुलर हो जाते हैं। वो अपना ट्रस्ट खो देते हैं नॉबल्स और उलेमा पर, और इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे रिवोल्ट भी ब्रोक आउट होने लगते हैं इन बंगाल, गुजरात, वारंगल एंड अदर प्लेसेस। दो पावरफुल रीजन किंगडम बहुत ही पावर में आती है, जो है विजयनगर एंड ब्राह्मी। ठीक है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर अब हम आगे देखेंगे फिरोज शाह तुगलक एंड उसके रिफॉर्म्स के बारे में। फिर हम कुछ देखेंगे सम एस्पेक्ट्स ऑफ तुगलक रूल। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।